शोध अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता पीवाईक्यू सीरीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शोध अभिवृत्ति की कल मैंने थ्योरी क्लास कराई थी आपको। वैसे तो सारी क्लासेस मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन अब पेपर के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा रिवीजन करें। और पेपर फर्स्ट के लिए तो ख़ास तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करिए, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आ जाए। क्योंकि खाली थ्योरी से आप पेपर को नहीं निकाल सकते, क्योंकि पेपर फर्स्ट की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, टफ होती है अगर कहें तो इसके लिए पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज हमारी शोध अभिवृत्ति यानी कि जो सेकंड यूनिट है पेपर फर्स्ट की, आज हम उसके यहाँ पर कम से कम आपको इसमें 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं जल्दी ही करवाऊंगी। आप प्लीज़ चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तन में हेर फेर यानी कि मैनिपुलेशन और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण दो मुख्य अपेक्षाएं हैं? तो इनमें से कौन सा शोध है जिस विधि में चर परिवर्तन में हेर फेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण दो मुख्य अपेक्षाएं होती हैं? कार्योत्तर शोध, वर्णनात्मक शोध, व्यष्टि अध्ययन या फिर प्रयोगात्मक शोध। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि प्रयोगात्मक शोध इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। एक शोधकर्ता प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति में अंतर उनके ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर की दृष्टि से ज्ञात करना चाहता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या होगा? एक कोई शोध करता है और वो प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थियों की, प्रथम डिग्री यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लेवल के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति में अंतर उनके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और उनके पेरेंट्स के आधार पर लगाना चाहते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या होने वाला है? उनका ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, प्रथम डिग्री स्तर, अभिभावकों का शैक्षिक स्तर या अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा? तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक शोध अध्ययन में प्राप्त परिणाम एक समूह तक विस्तारित किया जा सकता है तो प्रादर्श या नमूना अध्ययन के संदर्भ से बाहर से बड़ा होता है, नमूना से बड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त जो परिणाम है एक समूह तक विस्तारित किया जा सकता है, तो उसमें जो नमूना है, तो प्रादर्श या नमूना है उससे बड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक वैधता, कार्यात्मक संबंध, बाह्य वैधता या फिर अवधारणा निर्माण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा? ये हमारा सी, यानी कि बाह्य वैधता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है? इनमें से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का अनुप्रयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है? किस कार्य से? शोध की लागत कम करने के लिए, अकादमिक अलंकरण हेतु, शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु या संवादात्मक अंतः क्रिया के संवर्धन हेतु। तो आईसी शोध के अंदर आईसीटी का अनुप्रयोग ज़्यादा उपयोगी है, वो किस लिए है? तो ये शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु। शोध के प्रदत्त यानी कि शोध के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स उपलब्ध हो सके, इसके लिए आईसीटी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उन कारकों की आपको पहचान करनी है जो संस्थानों में शिक्षण से संबंधित सकारात्मक अधिगम वातावरण को प्रभावित करते हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो संस्थानों में, संस्थान यानी कि स्कूल्स वगैरह की बात कराए, स्कूल कॉलेजों में शिक्षण से संबंधित सकारात्मक अधिगम वातावरण को प्रभावित करते हैं? वह सीमा जिसमें शिक्षक स्पष्ट प्रदर्शन करते हैं, यह कक्षा एवं संस्थान में सहभागिता एवं खुली परिचर्चा की संभाव्यता, विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते समय विषय के प्रति शिक्षक की निपुणता, संस्था या कक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ता का निरंतर उपयोग या शिक्षक की उपलब्धता एवं उसका निर्देशन।
तो इसमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो सकारात्मक अधिगम वातावरण को प्रभावित करते हैं? वातावरण की बात यहाँ पे हो रही है, तो कक्षा एवं संस्थान में सहभागिता और खुली परिचर्चा की संभाव्यता 2 इसका बिल्कुल सही है। और इसका 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 4 में क्या कह रहा है? संस्था या कक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ता का निरंतर उपयोग। देखो, शिक्षक की निपुणता, शिक्षक सही तरीके से स्पष्ट करे, शिक्षक की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करती हैं। लेकिन यहाँ पर वातावरण की बात हो रही है, अधिगम वातावरण को प्रभावित करने की बात हो रही है, तो इसमें ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, 2 और 4। 2 और 4 हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मैचिंग दे रखा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ में मिलान करना है। विद्वान, डिजी लॉकर, साक्षात, शोध गंगा, यानी कि 4 आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे रखे हैं। प्लेटफॉर्म यानी कि एक प्रकार से जो ई पाठशाला के तौर पर कार्य करते हैं, ठीक है, ई स्कूल्स के तौर पर कार्य करते हैं। तो इनका वर्क बताना है, इनका कार्य कौन कौन सा है, इनके बारे में बताना है। विद्वान, संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको जो पता है, देखो डिजी लॉकर है, हमने कई बार बताया डिजी लॉकर में क्या चीज़ है। उसके अंदर जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम दिया है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, कोई भी तो नहीं, उसमें कुछ के हैं, अभी कुछ के नहीं है, कुछ के तो वैसे ऑफलाइन ही मिलते हैं। जैसे कि सीटेट वगैरह भी आपने अगर दिया है, कोई यूजीसी नेट वगैरह दिया है, तो आपका आपकी जो सर्टिफिकेट या फिर जो भी बाद में आपका आती है, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आता है, तो वो आपको डिजी लॉकर पे मिलता है। ठीक है, तो ये दस्तावेजों एवं प्रमाणकों, ठीक है, प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सॉरी ये साक्षात नहीं है, डिजी लॉकर है, कहाँ चला गया, ये है डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। दस्तावेज और प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। विद्वान की बात करें तो विद्वान हमारा फर्स्ट से ही सम्मिलित हो जाएगा। संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार। ठीक है, संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार विद्वान पे मिलता है। साक्षात की अगर हम बात करें तो साक्षात्कार, सॉरी साक्षात है, और साक्षात हमारा क्या है, एक मिनट, ये शायद बुक में गलत हो रहा है। शोध गंगा क्या है, तो ये है, और ये है शीर्ष वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों का डाटाबेस, ये साक्षात का साक्षात के अंदर है। और वैसे देखो जो बुक में है ना, वैसे डिजी लॉकर में तो दस्तावेज एवं प्रमाणकों, वो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट 3 4 और 2, यानी कि डिजी लॉकर शीर्ष वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों का डाटाबेस इसमें बताया गया है। लेकिन ये साक्षात का है डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर के लिए प्रमाणकों के जारी करने तो सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना। ये ऑफलाइन नहीं आती है मार्कशीट वगैरह, ये डिजी लॉकर पे ही मिलती है। और शोध गंगा अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर स उद्देश्य प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है? यहाँ पर हमारा 7 क्वेश्चन है, और इसमें अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आपको रुक करके वीडियो देखनी है, मतलब पूरी क्लास आप देखा करो। पेपर फर्स्ट के लिए तो आप कम से कम पूरी क्लास को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। एक तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, एक बार में समझ में नहीं आती, और दूसरा इसके PYQ करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर पास करना चाहते हो तो। ठीक है, इसलिए पूरी क्लास देखा करो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, जो समझ में नहीं आते हैं उनको, उनसे रिलेटेड टॉपिक को दोबारा पढ़ लिया करो। तो सउद्देश्य प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है? गुणात्मक शोध में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु सउद्देश्य प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। इसका ए ही ऑप्शन सही है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गुणात्मक शोध में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के चयन के लिए सउद्देश्य प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये इसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का प्रमुख तरीका है।
ठीक है। शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ क्या है? न्यूनतम रूप में कृत अनुसंधान अनुक्षेत्र को चिन्हित करना, दो अनुसंधान की पृष्ठभूमि में कमी की पहचान करना, या अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना, प्रतिदर्श और समग्र की विशेषताओं में कमियों की पहचान करना। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए सही होने वाला है। और ए में हम देख लेते क्या क्या है, फर्स्ट और थ्री, यानी कि न्यूनतम रूप में कृत अनुसंधान या अनुक्षेत्र को चिन्हित करना, और तीसरा है इसका अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना। अगर हमने असंगत चीज़ों को पहचान लिया तो जाहिर सी बात है हमारे सामने और भी क्वेश्चन है जो निकल के आएंगे और उनका भी हमें हल ढूंढना है, और यही इस एक तरीके से रिसर्च होता है। बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या है? बोलते हुए सोचना, ठीक है। बोलते हुए आप भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलते रहते हैं और सोचते रहते हैं, ऐसा है तो मुझे बताना। मैं सोचती हूँ यही सब काम मैं ही करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही सोचती हूँ, लेकिन ये देखो रियलिटी है, ये साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजी है कि हर कोई कुछ ना कुछ उसका जो दिल है ना वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ दिल और दिमाग सोचते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भटकते ही रहते हैं, है ना, बड़े भटकाऊ जीव है। तो जो बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या है? प्रदत्त के गौण स्रोत का भाग, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता, परीक्षण की रणनीति, वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त ये तकनीक है बोलते हुए सोचना। प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? प्रतिभागी प्रेक्षण किसका अंश है? दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी सिद्धांत, गणितीय शोध या निर्जातीय शोध। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिभागी प्रेक्षण किसका अंश है? तो ये निर्जातीय शोध का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? तो दोबारा से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका मैं आंसर बता देती हूँ। ये है सी, यानी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। ठीक है। एक विश्वविद्यालय जो शिक्षक होता है वो किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी के द्वारा आयोजित सत्रांत सत्र के अंत में मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इसका आश्रित चर है विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। 12 क्वेश्चन है हमारा, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण क्या है? तो किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना, भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन करना, अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण, या भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना ही क्या है? क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। 13 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है? शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है? तो प्रतिदर्श चयन, योजना का निर्माण, डाटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना, परिकल्पना निर्माण, या परीक्षा अनुक्षेत्र का चयन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है देखो प्रतिदर्श चयन हो जाएगा। ठीक है। योजना का निर्माण करना भी क्या है? इन विशेषताओं से संबंधित होता है शोध। और इसमें तीसरा है हमारा डाटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है? तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसमें भी 2 बार आया है क्योंकि ये एक ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तो किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र
चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। तो ये है प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती क्या कहा जाता है? ऐसा अध्ययन जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसबो समूहों की पहचान की जानकारी ही नहीं होती तो उसे कहते हैं डबल ब्लाइंड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डबल ब्लाइंड, मतलब डबल डबल अंधा। ब्लाइंड का मतलब तो आप समझते होंगे, ब्लाइंड किसको बोलते हैं? अंधे को बोलते हैं, और डबल ब्लाइंड यानी कि डबल अंधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,